फायर एरिया। इलियास अहमद गद्दी का नावल है फायर एरिया। फायर एरिया 1994 में लिखा गया गयास अहमद गद्दी ने लिखा है। फायर एरिया की शुरू में वह लिखते हैं कि इस किताब के तमाम किरदार, वाक़यात और मकामात फ़र्ज़ी हैं, इसलिए कोई भी मुमासिलत महज़ इत्तफ़ाक़िया होगी और नाक़ाबिल ताज़ीर। इस नावल के जुज़ या कुल के इस्तेमाल के लिए मुसन्निफ़ की तहरीर इजाज़त लाज़मी होगी। इब्तिदाइया यानी नावल यहाँ से शुरू होता है इब्तिदाइया से। इब्तिदाइया शुरुआत। अगर आप कभी कोयलों की इस काली दुनिया में आए जिसे कोयल फील्ड कहा जाता है, तो आप देखेंगे कहीं कहीं किसी किसी सड़क के किनारे एक बहुत छोटा सा बोर्ड लगा होगा, फायर एरिया, आग। आप हैरत से चारों तरफ देखेंगे मगर आपको आग कहीं दिखाई नहीं देगी। ना आग, ना धुआं, ना शोला, ना चिंगारी, कुछ भी नहीं। आपके चारों तरफ उबड़ खाबड़ मैदान होगा जो बिन तुलसी या केतली की झाड़ियों से भरा होगा। अगर वो मौसम बरसात का ठंड ठंड का हो अगर वो मौसम बरसात का ठंड का हो तो ये झाड़ियाँ हरी भरी होगी, वरना जर्द और कथी रंग की। दूर दूर में मजदूरों की क्वार्टर, कोयले की चिमनियाँ और कोयले के बड़े बड़े ढेर सब दिखाई देंगे, मगर आग नहीं। आप लम्हे भर में इस बोर्ड को नज़रअंदाज कर देंगे, मगर क्या वाकई आग नहीं है? आग है, ऊपर नहीं है, अंदर है। ज़मीन के अंदर कभी कभी पानी में घुस जाने से या ज़मीन की परत कमज़ोर पड़ जाने से, शायद अपनी शिद्दत की वजह से ज़मीन का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा अंदर घुस जाता है और गैस, धुआं, भाप की शक्ल में आग भड़क जाता है, आग फूट पड़ती है। तब माइनिंग डिपार्टमेंट एक्शन में आता है। इस बड़े सुराख में जिससे भाप खारिज हो रही होती है, पानी और रेत भरी जाती है। इस अमल को स्टोरिंग कहते हैं। स्टोरिंग एक ख़ास अमल है। कोयले की कानों में जहाँ से कोयला निकाला जाता है, वहाँ खाली जगहों को बालू से भरना पड़ता है। इसलिए कुर्ब जवार की नदियों से रेत लाने के लिए एक महकमा कायम है। इसके अलावा हज़ारों ट्रक बालू प्राइवेट ठेकेदारों के ज़रिए लाया जाता है। बालू की ठेकेदारी बड़ी मुनाफा बख्श है। इसलिए इसकी ठेकेदारी के लिए बड़े बड़े जग्गादारी लोग यानी बड़े बड़े माफिया सरदार मैदान में उतरते हैं। आज तक सैकड़ों लोगों की जान इस ठेकेदारी के लिए जा चुकी है। कहते हैं रेट की ठेकेदारी का कोटेशन फॉर्म कलम नहीं, राइफल की नोक से भरा जाता है। बहरहाल इस बात को यहीं छोड़िए, क्योंकि ये मेरे नावल का मौजू भी नहीं है, और साथ ही ये डर भी है कि कोई माफिया सरदार नाराज़ हो जाए तो मेरी खैर नहीं। किसी दिन किसी को लंबा तड़ंगा आदमी धोती कुर्ता पहने और कांधे पर सर पर सफ़ेद कोर का कच्छा लपेटे आएगा और बोलेगा, काबे सार, हमार मालिक के खिलाफ लिखत बाड़ा। फिर कमरे से 5 राउंड निकाल कर फिर कमर से 5 राउंड निकाल कर मेरे कमज़ोर कमज़ोर जिस्म पर 2-4 गोलियां उतार देगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अखबार में बस इतनी खबर आएगी कि किसी नामालूम आदमी ने। हाँ, तो मैं आपको आग के बारे में बतला रहा था। माइनिंग डिपार्टमेंट जल्द ही इस आग पर काबू पा लेता है और बात आ गई हो जाती है। इस तरह के वाक़यों को कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि इस बात का इम्कान नहीं है कि एक ही साथ सारे कोल फील्ड की ज़मीन धँस जाए और अंदर सुलगती हुई आग बाहर नज़र पड़े। इस बात का माइनिंग डिपार्टमेंट भी अच्छी तरह जानता है और मैनेजमेंट भी, इसलिए इससे मुतमईन है। देखने में ये सारा इलाका एक बंजर और चटियल मैदान नज़र आता है। कहीं खेत, ना खलियान, ना हरियाली, ना बाग, ना दरख्त। कहीं कहीं इक्का दुक्का कोई दरख्त दूर दूर पर दिखाई भी देता है, तो वह पीपल का दरख्त जिसके तने में कच्चा धागा लपेट कर औरतें जल चढ़ाती हैं। इन दरख्तों की पत्तियों इन दरख्तों की पत्तियों पर स्याह गर्द जमी होती है। बिन तुलसी की झाड़ियों के सिलसिले अलबत्ता यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। कहीं कहीं शौक से लगाए गए अमरूद के दरख्तों पर भी नज़र पड़ती है। बस
بس آنکھیں ہریالی اور سبز کی تراوت دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہے۔ چاروں طرف خشک اور بنجر منظر نظر آنکھوں میں چبھنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی یہاں ہرا بھرا گھنا جنگل تھا، بے حد گھنا۔ لاکھوں سال پہلے کی بات ہے، تب یہاں بہت سے آتش فشاں پہاڑ بھی تھے۔ زمین کے اندر آگ دہک رہی تھی، کھول رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آگ اپنے اخراج کے لیے مچلی زمین کانپی، لرزی اور شق ہو گئی۔ آتش فشاں پہاڑوں کے دہانوں سے یہ آگ لاوا بن کر ابھر پڑی۔ سارے جنگل زمین کے اندر سما گیا اور اوپر سے لاوا نے ساری زمین کو ڈھک لیا۔ پھر ہزاروں سال گزر گئے، لاوا ٹھنڈا ہو گیا، چٹان میں تبدیلی ہو گئی اور پلاٹو کہلایا۔ چھوٹا ناگپور کا پلاٹو۔ لوگ جو ہمیشہ اپنے بھوک مٹانے کے لیے زمین کے تلاش میں رہتے ہیں، ادھر بھی آئے۔ کہیں کہیں جہاں کہیں نرم مٹی ملی، اسے چھوٹے چھوٹے کھیتوں میں تبدیل کر کے آباد ہونے لگے۔ جو جنگل زمین کے اندر سما گیا تھا، وہ اندر کی حد تک اور اوپر کے دباؤ سے ایک ٹھوس مادے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہی ٹھوس اور سیاہ پتھر کوئلہ تھا، کالا سونا یا بلیک ڈائمنڈ۔ چھوٹا ناگپور کے تہ خانے میں یہ کالا سونا کتنے عرصے سے محفوظ تھا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کا پتہ لگایا اس لوگوں نے جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ہندوستان کو لوٹا، یہاں تک کہ زیر زمین دولت تک ان کے ہاتھ پہنچ گئے۔ جب انگریزوں نے ہندوستان کے سونے چاندی کے ذخیروں کو جہازوں میں بھر کر یورپ پہنچا دیا، پھر کچے مال کی کھیت بھیجی شروع کی، روئی، غلہ، قیمتی لکڑیاں اور دوسرے اشیاء جن سے یورپ میں صنعتی انقلاب رونما ہوا، تب انہیں زیر زمین دولت کی بھی تلاش ہوئی۔ چنانچہ جگہ جگہ کھدائی کے بعد پتہ چلا کہ چھوٹا ناگپور کا سطح مرتفع معدنیات کا مخزن ہے۔ زمین کے ذرا ہی اندر پتھروں کی ایک آدھ پرت کے بعد کوئلے کی موٹی پرت موجود ہے۔ یہ پرتیں، جسے سیم کہا جاتا ہے، کہیں کہیں سینکڑوں فٹ موٹی تھی۔ یہ بے انداز دولت تھی، ایک دوسرا بڑا خزانہ۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کوئلوں کے نکالنے کا انتظام کیا، چھوٹی چھوٹی کمپنیاں بنائیں، ایسٹ انڈیا کمپنی، ٹرملرز اینڈ کمپنی، بڈ انڈیا کمپنی، اور کالا سونا آہستہ آہستہ زمین سے باہر نکالا جانے لگا۔ بنجر زمین کوڑیوں کی بھاؤ بکی اور سونا اگلنے لگی، مگر وہ لوگ زمین کے مالک تھے یا ان زمین پر آباد تھے، انہیں کچھ نہ ملا سوائے اس شدید مشقت کے جو اس کی روٹی کا واحد ذریعہ بنی۔ زمین جسے بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، اس کو آدمیوں نے اپنے پسینے سے، اپنے خون سے سینچنا شروع کیا۔ پھاڑے گنتے شاول، ان سب میں بھوکے بدحال لوگوں کی کمزور بازو کی محنت شامل ہوئی اور انہوں نے زمین کا سینہ شق کر دیا، چیر ڈالا، پتھروں کی سیلوں کو اوپر اور اوور ٹرن ہٹایا، کوئلے کی سیاہ چمکڑی کو سم دکھلا دی اور ان کمپنیوں کے سمت جاگ اٹھی۔ نوٹوں کی بارش شروع ہو گئی، مگر صرف کوئلری مالکوں کو۔ یہ سب کون لوگ تھے؟ یہ بھوکے ننگے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے لوگ۔ یہ مقامی باشندے بھی تھے اور ایسے بھی دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے، اپنے کھیت، اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑ کر۔ ان میں بے زمین لوگ بھی تھے، چور اچکے بھی تھے، ایسے معصوم، بے ریا اور سیدھے سادے لوگ بھی جن کی معصومیت پر فرشتے رشک کریں۔ یہ سب ان ویران چٹیل میدان کی تپتی دھوپ میں چٹانوں سے نمبردار آزمائی کرنے والے لوگ۔ کون سی چیز انہیں یہاں کھینچ لائی ہے؟ ان تمام لوگوں میں صرف ایک چیز مشترکہ ہے، بھوک جو ہزارہا سال سے یا شاید ازل اس سے انسان کی سب سے بڑی مجبوری رہی ہے۔ یہ بھوک جو آدمی کی غیر انسانی مشقت پر آمادہ کرتی ہے اور انسانی سلوک برداشت کرنے پر مجبور
ट्रांसमोलेशन कंपनी एजेंट वाइट साहब कहलाते हैं। साला ये रोल दिखाता है, ये तुम्हारा पौन में डाल देगा। लोग हंसते हैं। वाइट साहब की बात पर उन्हें गुस्सा नहीं आता। उन्हें मालूम है कि वाइट साहब दिल से गाली नहीं देते, ये तो उनकी आदत है। उनके जितना रहम तो शायद ही किसी क्वेरी एजेंट या मालिक के दिल में हो। वह चाहे तो लोग किसी के मुंह अंगुली डालकर उसके हलक से निवाला निकाल ले, मगर वो ऐसा नहीं करता, सिर्फ गाली बकता है। वैसे वाइट साहब साफ बड़ा नर्म दिल आदमी है। किसको लेकर उसके पास जाओ, साहब ये हमारा आदमी है, तो वो सिर्फ एक सवाल पूछता है, एबीसी का रहने वाला तो नहीं है? एबीसी यानी आरा, बलिया, छपरा, ये तीनों बिहार के अजला हैं। जहाँ यहाँ के लोग तीखे डाकू और गुस्सेदार होते हैं। यही बात वाइट साहब को पसंद नहीं आई, और ऐसा आदमी जानते हैं जो सर उठाकर उनका जवाब ना दे, जो गाली सुनकर लाल होना हो बल्कि हंस पड़े। वह डिसिप्लिन के कायल हैं। चुनांचे माइनिंग के कवानीन के पाबंद व सख्ती करता है। अगर कोयलरी की उसे तजावुज़ करता है तो उसको कभी माफ़ी नहीं करते। ऐसे मज़दूरों को हफ्ता भर के लिए बैठा दिया जाता है और कभी कभी डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। इस मामले में वो ऐसा SNR वर्मा के बात भी मानता है। हालांकि हर शनिचर को वह वर्मा के चाय पर बुलाता है। चाय नहीं चलती, चाय का तो बस नाम है। रात गए तक इंग्लिश और फ्रांसी शराब चलती है। वर्मा बड़ा ट्रेड यूनियन लीडर है। पचासों छोटी बड़ी कोयलरियों में उसकी यूनियन है। लाखों रुपए चंदा आता है। कोयलरी से बंधी हुई रकम अलग मिलती है। ठीकों पर कमीशन बंधा है। छोटे छोटे सैकड़ों लीडर आगे पीछे लगे रहते हैं इसके गुंडों की, जिसे जहाँ यहाँ की जबान में पहलवान कहा जाता है। ऐसे पूरी फौज पाल रखी है। ऐसे आदमियों को वाइट साहब हमेशा हाथ में रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो वर्मा से डरते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो वर्मा को एक बड़ी रकम की कोयलरी के मामलों में अपनी ज़बान बंद रखने के लिए देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये महज वाइट साहब की कदरदानी है। जहाँ तक कदरदानी का ताल्लुक है, वर्मा के पहलवानों के मुखिया असगर खां की भी बड़ी कदर करते हैं। लौकी साहब को हुक्म है कि वह असगर का ख्याल रखे। चुनांचे असगर खान जब ऑफिस के नज़दीक पहुंचा तो वह खुद अपने ऑफिस से निकाल कर उसकी जेब में 50 रुपये डाल देता है। कैश डिपार्टमेंट में काम करने वाले घोषाल बाबू रोज ये मंजर देखता है और जोर एक गाली दे देता है, साला। ये गाली वो किसी को देता है, ये बात तकरीबन सब जानते हैं, क्योंकि तकरीबन वो जर्द ही ये बात दोहराता है, ये साला सफ़ेद चमड़ी वाला लोग असगर को जोर रोज़ 50 रुपये देता है दारू पीने को। ये असल में उसकी छोड़ थोड़ा 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 मार रहे हैं। तुम देखना एक दिन। और वाकई बहुत दिनों के बाद एक दिन कोयलरी ऑफिस के पास एक लड़का चला हुआ गुजर गया। खान मर गया। वाइट साहब ने लोकिस को टेलीफोन करके तस्दीक की। फिर उसने कुर्सी के पुश्त से सर लगाकर अपनी लंबी इत्मीनान की सांस ली। थैंक गॉड। इस रात वाइट साहब ने खुद खूब शराब पी। उसकी मैम ने उसको को रोकना चाहा तो उसने मैम साहब का हाथ पर झटक दिया। आज कुछ मत बोलो, आज फतह का दिन है, खुशी का दिन है। जिस दिन वो वर्मा मरेगा वो दिन मैं सारी कोयलरी की शराब में नहला दूंगा। वाइट साहब तो खैर बड़ा आदमी है, बड़ी कोयलरी का एजेंट है। छोटी छोटी कोयलरी के मालिक भी चाहे तो यूरोप की कोल फील्ड का को शराब में नहला सकते हैं। पैसे की फरावानी का वो आलम है कि खुद उन मालिकों को अच्छी तरह नहीं मालूम होता है कितना पैसा आ रहा है। एक एक कोयलरी मालिक चार चार पाँच पाँच गाड़ियां रखता है, कई कई बंगले का मकान। शराब अयाशी पर रुपए पानी की तरह बहाता है, मगर इन सारे दौलत में मजदूरों का हिस्सा सिर्फ 4 रुपये 8 आने यौमिया है। दिन भर पत्थरों से जो चुने वाले ज़मीन की सैकड़ों
बल्कि हज़ारों फीट नीचे अंदर सुरंगों से काला सोना निकालने वाले अध नंगे मज़दूरों को जब बाहर आते हैं, तो पसीने से भीगे हुए जिस्मों पर कोयले के ज़र्रात ऐसे चमकते हुए होते हैं कि अगर कोई नया आदमी देख ले तो उनको आदमी मानने से इनकार कर दे। सियाह फ़ार्म भूत सिर्फ़ आँखें और दाँत सफ़ेद दिखाई देते हैं। थके-हारे, टूटे हुए ये लोग अपने धोड़ों के आगे हड्डियों में उबले चावल को कभी दाल और कभी प्याज़ के साथ अपने अंदर जन्म देते जहन्नुम में उंडेल देते हैं। गैर इंसानी मशक्क़त को काबिल बर्दाश्त बनाने के लिए शराब पीते हैं। पीवे की कच्ची शराब या स्पोर्ट की शराब उन्हें अंदर-अंदर नोचती है, फफोड़ती है, बीमार कर देती है। ये खांसते हैं, खून थूकते हैं और कर्ज़ के लिए सूदखोरों के इस जाल में फँस जाते हैं, जो उनके चारों तरफ तना हुआ होता है। हर हफ्ता तनख्वाह की खिड़की सामने ये सूदखोर मूरत की फरिश्तों की तरह खड़े होते हैं। जिसे ही तनख्वाह मिलती है, उनके हाथ से नोट ऐसे फट लेते हैं जैसे जेल बच्चों के हाथ से वो नाचक लेता है। अजीब दुनिया है ये मालिक, दौलत से अंधा हो रहा है, अंडर अपना हिस्सा लेकर ऐश कर रहा है। ठेकेदार मनियानी कीमत वसूल करके लोगों में खेल रहे हैं। माइनिंग का अम्मामा रिश्वत लेके रिपोर्ट पर सर हो जाता है।